यास्मीन और रोशनी का रहस्य। यास्मीन और रोशनी का रहस्य। परीलोक का नाम था रंगोली वन। वहां सब कुछ चमकीला और खुशहाल था। यास्मीन एक छोटी, बहुत ही उत्सुक परी थी। वो अपने छोटे से घर के सामने खड़ी होकर दुनिया को देखती थी। हर सुबह यास्मीन अपने चमकते पंखों को फड़फड़ाकर उड़ना सीखती थी। रंगोली वन का हर फूल, हर पत्ता इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिलाता था। ये दुनिया रोशनी और जादू से भरी थी। एक दिन जब यास्मीन उड़ान भर रही थी, उसने देखा कि रंगोली वन का एक कोना थोड़ा फीका पड़ गया है। जहां पहले इंद्रधनुषी रंग थे, वहां अब सिर्फ हल्का भूरापन और उदासी थी। ओह, रोशनी कहाँ चली गई? यास्मीन ने सोचा। इस उदासी को कौन मिटाएगा? वो तुरंत अपनी सबसे छोटी, सबसे चमकीली टार्चकीट जुगनू लेकर उस फीके कोने की ओर उड़ चली। जंगल के उस फीके हिस्से में यास्मीन ने एक छोटे से अंधेरे गड्ढे में कुछ देखा। ये एक नन्हा सा पौधा था जिसका फूल पूरी तरह से बंद था और मुरझाया हुआ लग रहा था। वो पौधा कोई और नहीं, नन्हा फूल गुलाब था। वो बहुत दुखी था। क्यों तुम इतने उदास हो? यास्मीन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में बहुत प्यार था। गुलाब ने फुसफुसाकर कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे रोशनी नहीं देता। मैं डर गया हूँ। मेरा रंग कहाँ गया, मुझे नहीं पता। यास्मीन को समझ आ गया, उदासी रोशनी और दोस्ती को खा जाती है। डरने की कोई बात नहीं, नन्हे फूल, उसने कहा और जोर से खुश होकर गाना शुरू किया। यह एक हिम्मत और प्यार का गाना था। यास्मीन का गाना इतना मीठा और सच्चा था कि गुलाब की बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। उसके फीके रंग वापस आने लगे, पहले पीला, फिर नारंगी, फिर गहरा लाल। जब गुलाब पूरी तरह से खिल गया तो उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। रंगोली वन का वो फीका कोना भी रोशनी और रंगों से भर गया। यास्मीन ने जान लिया कि दोस्ती और थोड़ी सी हिम्मत हर उदासी को दूर भगा सकती है। फूलों की परी झील। आसमान में तारों से भी ज्यादा झिलमिलाती एक जादुई नगरी थी जिसका नाम था झिलमिलवान। इस नगरी में छोटे सुंदर परियों का परिवार रहता था। सभी परियां हवा में नाचती और अपनी जादुई चमकती धूल स्पार्कल डस्ट से फूलों को रंग देती थीं। पर सबसे छोटी परी झील थोड़ी अलग थी। झील कितनी भी कोशिश करती, उसकी धूल कभी भी दूसरी परियों की तरह तेजी से नहीं चमकती थी। बड़ी और होशियार परी रूपाली झील को सिखाने की बहुत कोशिश करती थी। रूपाली ने मुस्कुराकर कहा, झील, अपनी धूल को दिल की अच्छाई से ऊर्जा दो, तभी वो चमकेगी। पर झील का दिल तो सिर्फ जंगल की शांति में लगता था, चमक दमक में नहीं। एक दिन झिलमिल वन में मुसीबत आई। वन के सारे फूल अचानक मुरझाने लगे और उनका रंग उड़ने लगा। परियों की चमकती धूल भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। सारी परियां बहुत परेशान हो गईं। रूपाली ने भी अपने जादू से कोशिश की, लेकिन फूलों ने उनकी धूल का असर नहीं लिया। अब फ्लैट हम क्या करें, सबने सोचा। तब झील आगे आई। उसने हल्के से कहा, मैं चमकती धूल नहीं उड़ा सकती, लेकिन मैं फूलों और पेड़ों से बात कर सकती हूँ। मैं उनका दुख सुन सकती हूँ। झील ने फूलों से सरगोशी में पूछा, तुम क्यों दुखी हो मेरे प्यारे दोस्तों? फूलों ने धीरे से जवाब दिया, हमें नीचे से एक खास मीठा पानी चाहिए जो सूख गया है। झील तुरंत एक छोटे झरना स्ट्रीम की तरफ दौड़ी, जहां का पानी जंगल के पानी से मिलता था। उसने अपनी छोटे बिना चमकती हुई धूल का एक चम्मच उस पानी में मिलाया। अगले ही पाल वो जादुई पानी जमीन के अंदर से फूलों तक पहुंचा। मुरझाए फूल जोर से खिल उठे। झिलमिल वन फिर से रंग बिरंगा हो गया। रूपाली ने झील के माथे को चूमते हुए मुस्कुराकर कहा, हर परी का जादू अलग होता है झील। तुम्हारा जादू सबसे खास है क्योंकि तुम फूलों के दुख को समझती हो। और यूएसएस दिन से झील ने कभी अपनी चमकती धूल की चिंता नहीं की। वो झिलमिल वन की फूलों की परी बन गई और सबसे ज्यादा चमकती थी अपने दिल की अच्छाई और समझदारी से। बहुत पहले की बात है, एक जादुई देवदार वन था। वहां के सबसे पुराने प्राण वृक्ष की आत्मा एक सुंदर परी थी जिसका नाम रूही था। रूही अपनी आंखों में सारे जंगल का प्रेम लिए हर समय पेड़ की रक्षा करती थी। रूही का काम था हर पत्ते को, हर फूल को अपनी जादुई चमक से सींचना। उसके पंखों की धूल से ओस की बूंदें तक मोतियों सी हो जाती थीं।
पूरा देवदार वन उसकी देखभाल में हंसता और खिलता था। लेकिन एक सुबह रूही ने देखा कि प्राण वृक्ष की सबसे ऊंची पत्तियां मुरझा रही हैं और उनका रंग धीरे धीरे भूरा हो रहा है। पत्तों की चमक फीकी पड़ने लगी थी और पूरे जंगल में एक उदासी की छाया फैल रही थी। तभी तेजस, एक छोटा जुगनू, घबराया हुआ उसके पास आया। तेजस हर रात जंगल के कोनों तक रोशनी पहुंचाता था और उसने ही सबसे पहले इस भयानक दुख को महसूस किया था। रूही, तेजस फुसफुसाया, वन की हृदय धारा प्रेम कुंड सूख रही है। उसका पानी अब केवल एक धीमी उदास सिसकी बनकर रह गया है। अगर वो सूख गया तो हमारा प्राण वृक्ष भी नहीं बचेगा। रूही जानती थी कि प्रेम कुंड ही जंगल की जीवन शक्ति थी। उसे बचाने के लिए रूही को सबसे पहले विस्मृति के कांटों से होकर गुजरना था, जो वर्षों के दुख और विस्मरण से बने थे और उन्हें पार करना बहुत कठिन था। रूही ने साहस जुटाया और विस्मृति के कांटों के बीच से रास्ता बनाना शुरू किया। हर कांटा उसे एक पुरानी भूली हुई उदासी याद दिलाता था, जिससे उसके पंखों की चमक फीकी पड़ जाती थी, पर वो रुकी नहीं। कांटों के पार उन्हें एक सूखा हुआ पत्थर का कुंड मिला। प्रेम कुंड पूरी तरह से खाली था। उसकी नमी केवल एक कोने में जमी हुई थी, जहां एक टूटा हुआ चांद का गहना पड़ा था। इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, रूही ने कहा। यह कभी जंगल के पहले सपने का प्रतीक था। इसे जगाने के लिए मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। रूही ने धीरे से अपने सबसे चमकीले पंख के सिरे को छुआ। उसने अपनी जादुई चमक और चंद्रबिंदु को एक साथ कुंड में रखा। चमक और गहने टकराए और एक गर्म सुनहरा पानी का फव्वारा कुंड से फूट पड़ा। पानी हवा में नाच रहा था और उसकी मधुर ध्वनि पूरे वन में गूंज उठी। पानी ने जंगल में जीवन भरना शुरू कर दिया। प्राण वृक्ष फिर से जीवंत हो उठा और उसके पत्तों की हरी चमक रूही के पंखों से भी ज्यादा चमकदार हो गई। तेजस खुशी से रूही के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। रूही ने सीखा कि जंगल को बचाने के लिए सिर्फ जादू नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम का सच्चा संकल्प जरूरी है। वो आज भी देवदार वन की आत्मा है और हमेशा रहेगी, अपने त्याग की चमक से सारे जंगल को जीवन देती हुई। परियों का राजमहल। एक बहुत दूर, जहां बदल सोते थे, वहां परियों का राजमहल था। ये कोई आम महल नहीं था। इसकी दीवारें हंसी से गुनगुनाती थी और इसका हर कोना खुशी से चमकता था। इस महल में एक छोटी सी परी रहती थी, जिसका नाम अनन्या था। अनन्या को महल के बगीचे सबसे ज्यादा पसंद थे। वहां रंग बिरंगे फूल थे जो रात में भी चमकते थे और छोटे छोटे तलबद जिसमें सितारे नहाते थे। एक दिन अनन्या अपनी सहेली मीरा के साथ खेल रही थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि महल की हंसी थोड़ी कम हो गई है। मीरा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? अनन्या ने पूछा। मीरा ने सर हिलाया। हाँ अनन्या, कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों सहेलियां आगे बातें यूएस आवाज को ढूंढते हुए जो कम हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जुगनू, जिसका नाम जुगनू था, एक तलब के किनारे उदास बैठा था। उसका चमकने वाला रोशनी बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। तुम इतने उदास क्यों हो जुगनू? अनन्या ने नर्म आवाज में पूछा। जुगनू ने धीरे से कहा, मैं अकेला महसूस करता हूँ। महल की हंसी इतनी ऊंची है कि मेरी छोटी सी रोशनी उसके सामने खो जाती है। मेरी रोशनी इसलिए फीकी पड़ गई है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। अनन्या और मीरा को जुगनू की बात सुनकर दुख हुआ। उन्हें समझ आया कि खुशी सिर्फ जोर से हंसने में नहीं होती, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक फैसला किया। हम तुम्हारी मदद करेंगे जुगनू, मीरा ने कहा। चलो हमारे साथ। वो जुगनू को महल के पीछे एक खास जगह पर ले गए, जहां चांदनी सबसे ज्यादा इकट्ठा होती थी। यूएस शांत जगह पर अनन्या और मीरा ने जुगनू के लिए एक मीठा गीत गाना शुरू किया। ये जोर से हंसने वाला गीत नहीं था, बल्कि एक नर्म संगीत भरा गीत था जो दिल को सुकून देता था। जैसे ही उन्होंने गीत गाया, जुगनू की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी। पहले एक छोटी सी रोशनी, फिर एक बड़ी रोशनी, और फिर वो इतना चमकने लगा कि उसकी रोशनी से पूरा तलब रोशन हो गया। जुगनू ने खुशी से अनन्या और मीरा का शुक्रिया किया। उसने हवा में एक गोल घुमाया और अपनी नई रोशनी के साथ उड़ गया, दूसरे जुगनुओं के साथ मिलने के लिए। जब जुगनू की रोशनी महल तक पहुंची तो महल की हंसी में एक नई चमक ए गई। अफ्लैट वो सिर्फ जोर से हंसने की आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें जुगनू की नर्म रोशनी भी शामिल थी।
अनन्या और मीरा ने सीखा कि सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को खुश करते हैं। और तब से परियों का राजमहल हमेशा खुशी और हंसी से गुनगुनाता रहा, हर एक छोटी सी रोशनी को साथ लेकर। राजकुमारियों की दोस्ती। एक बहुत ही शानदार महल में राजकुमारी सिंड्रेला रहती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करती थी। दूर एक ऊंची मीनार में एक और राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रैपुंज़ेल था। उसके बाल बहुत लंबे थे। वो हमेशा खिड़की से बाहर देखती थी और एक दोस्त की कामना करती थी। उसी राज्य में एक जादुई जंगल था। वहां एक छोटी राजकुमारी लीला अपने प्यारे एक श्रृंगी के साथ रहती थी। लीला को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन लीला और उसका एक श्रृंगी खेलते खेलते रैपुंज़ेल की मीनार के पास आ गए। लीला ने देखा कि रैपुंज़ेल खिड़की से उदास होकर देख रही थी। लीला ने रैपुंज़ेल को आवाज दी, नमस्ते, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रैपुंज़ेल बहुत खुश हुई और नीचे अपने लंबे बाल लटका दिए। लीला और रैपुंज़ेल जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लीला ने उसे सिंड्रेला के महल और उसके बारे में बताया। रैपुंज़ेल ने कहा, काश मैं भी वहां जा पाती। ये सुनकर लीला ने कहा, चिंता मत करो, हम सिंड्रेला के पास जाकर मदद मांगेंगे। लीला और उसका एक श्रृंगी तुरंत सिंड्रेला के महल की ओर चल दिए। सिंड्रेला ने लीला और उसके एक श्रृंगी का स्वागत किया। लीला ने रैपुंज़ेल की कहानी बताई। सिंड्रेला को रैपुंज़ेल की उदासी महसूस हुई और उसने मदद करने का फैसला किया। सिंड्रेला लीला और उसके एक श्रृंगी के साथ रैपुंज़ेल की मीनार पर गई। सिंड्रेला ने अपने जादुई स्पर्श से रैपुंज़ेल के बालों को और भी मजबूत और लंबा कर दिया ताकि वो सुरक्षित रूप से नीचे उतर सके। आखिरकार रैपुंज़ेल नीचे आ गई। तीनों राजकुमारियां और एक श्रृंगी खुशी से एक दूसरे से मिले। उन्होंने हमेशा के लिए दोस्त रहने का वादा किया और एक साथ कई रोमांचक कहानियां बनाई। सपनों की पोशाकें। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम स्वप्ना था। उसे कपड़े डिजाइन करना बहुत पसंद था। वो दिन भर अपनी पुरानी नोटबुक में सुंदर सुंदर पोशाकों के चित्र बनाती रहती थी। पर उसकी चाची रुक्मिणी बहुत सख्त थी। वो कहती थी, पोशाकें बनाना बेकार का काम है, जाओ घर का काम करो। और स्वप्ना को सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन सफाई करते हुए स्वप्ना को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक जादुई किताब थी जिस पर लिखा था, सपनों की पोशाकें। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक सुनहरी पोशाक चमकने लगी। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और वो एक राजकुमारी जैसी लगने लगी। उस दिन गांव में एक छोटा सा उत्सव था। वो उस पोशाक में गई और सब उसे देखकर दंग रह गए। अगली बार जब उसने किताब खोली तो एक लाल रंग का लहंगा और गहने चमके। ये गांव में एक शादी का उत्सव था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और वो सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। दूसरी बार किताब में से एक बैंगनी रंग की पोशाक और एक गिटार निकला। गांव में एक संगीत समारोह था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और उसने एक मधुर गीत गाया। चौथी बार एक काली पोशाक और चमचमाती स्कर्ट निकली। ये एक रात के बाजार का समय था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और तारों की तरह चमक रही थी। पांचवी बार किताब में से भूरे रंग की आरामदायक पोशाक और जूते निकले। गांव में एक मेला लगा था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और वो मेले में खूब घूमी और मजे किए। अब गांव में सबसे बड़ा उत्सव था जिसमें राजकुमार उदय भी आने वाले थे। स्वप्ना ने किताब खोली और उसमें से एक सुंदर गुलाबी साड़ी निकली। उसने वो पहनी और उत्सव में गई। राजकुमार उदय ने स्वप्ना की पोशाक और उसके डिजाइन की बहुत तारीफ की। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, स्वप्ना को याद आया कि उसे घर जाना है। जल्दी में उसकी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं गिर गया। राजकुमार ने वो टुकड़ा उठाया और पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने निकल पड़े जिसकी पोशाक का डिजाइन इतना खास था। वो हर घर गए पर कोई भी लड़की उस पोशाक के बारे में नहीं जानती थी। आखिर में वो स्वप्ना के घर पहुंचे। स्वप्ना ने उन्हें अपनी जादुई किताब दिखाई और अपनी सारी पोशाकें दिखाईं। राजकुमार बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वप्ना को महल का शाही डिजाइनर बना दिया। और इस तरह स्वप्ना ने अपने सपनों को सच कर दिखाया।